है टू अंडरस्टैंड दैट। लेट्स सी एन एग्जांपल। आपका कोई भी एग्जांपल होगा ट्रेपेजोइडल का, वो इस फॉर्म में दिखेगा। इट इज फॉर एग्जांपल लेट्स से इंटीग्रेशन 0 to 1 1 upon 1 plus x and dx with n is equal to 10. Now what is n? n is called subinterval. So mostly question में या तो आपको n का वैल्यू दिया जाएगा या तो h का, h जो कि हमारा स्टेप साइज है। तो अगर n का वैल्यू दिया जाता है तो आप लोग h कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला से, h इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। और अगर n की बजाय आपको h का वैल्यू दिया होता तो उसको यूज करके आप n कैलकुलेट कर सकते हो बाय द सेम रिलेशन। तो h और n के जो रूल हैं वो चेंज हो जाएंगे। So depending on which value is given, we can choose the formula. So this kind of data you will have in any question of trapezoidal rule or Simpson 1/3 or Simpson 3/8. So you observe here which things are available in form of data. First, you have the lower limit of the integration, जिसको हम लोग बोलते हैं a. You have the upper limit of the integration, we call it b. Then we have a function f of x for which we want to do integration. And we also have the value of n, that means the number of subinterval. So we have total 4 data here which will be the input of our program. But out of these 4 we can take only 3 values from user. We can take the value of a from user, we can take the value of b from user, and we can take the value of n from user. So these 3 will be your user defined values which we will ask user to enter. And the fourth one, that means function f of x, this function f of x we need to define in C program. जैसे हम लोग बाइसेक्शन में, न्यूटन रैप्सन में फंक्शन को डिफाइन करते थे ना कोड के अंदर ही, वैसे ही हम लोग फंक्शन f of x को यहाँ पर कोड के अंदर ही डिफाइन करेंगे, राइट। सो अगर आप लोग 1/1 plus x के लिए एग्जांपल कर रहे हो तो उसके लिए आपका कोड काम करेगा, बट व्हेन यू चेंज योर एग्जांपल यू नीड टू चेंज योर फंक्शन मैन्युअली इन दी प्रोग्राम, राइट। जब फंक्शन चेंज होगा तो आपको उसे मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो दीज 4 काइंड ऑफ इनपुट्स विल हैव फ्रॉम एनी एग्जांपल ऑफ ट्रेपेजोइडल रूल। एक हो गया लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, सेकंड इज अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, थर्ड वन इज नंबर ऑफ सब इंटरवल मतलब कि n का वैल्यू, एंड फोर्थ वन इज फंक्शन f of x which we will define in the C program. So ये हो गई बात इनपुट की। Now second part comes for calculation. Now once we have all the data from input, the first step is we'll calculate the value of h. So what is the formula of h? h is equal to b minus a divided by n. इस फॉर्मूला से हमारा h कैलकुलेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट, अब आगे क्या कैलकुलेशन करना है? टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट लेट्स रिकॉल द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजोइडल? इंटीग्रेशन a to b fx dx is equal to h by 2 then y0 plus yn plus 2 times all the remaining terms. This is the formula of trapezoidal. Now if you observe this formula, which values we are using in this formula? एक तो हमारा हो गया h का वैल्यू जो हम लोग यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूला में, तो h तो हमारा ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया फ्रॉम दिस फॉर्मूला, राइट। तो ये वैल्यू तो हमको मिल गया। द रिमेनिंग ऑल दी वैल्यूज दे आर योर y values. Now the question is how we can get these y values, right? The y values will be coming from function f of x, right? Because we always write y equal to f of x. So in order to calculate y values, we need to give x values as input in function f of x, right? This will be our input values for function f. जो फंक्शन f ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है इन आर सी प्रोग्राम, उस फंक्शन में हम लोग x वैल्यू को एज अ इनपुट देंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट कैलकुलेशन वी विल गेट ऑल दी y वैल्यूज। बट अगेन उसके लिए भी पहले x वैल्यू तो चाहिए होंगे ना, x वैल्यू मिलेंगे तभी तो y वैल्यूज मिलेंगे। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन जनरेट द x वैल्यूज, राइट। एंड इन ऑर्डर टू जनरेट द x वैल्यू वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ स्टेप साइज h, राइट। ये h जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप साइज। So we need to use this value of h in order to generate the values of x. अब वो कैसे होगा? Let's see.
first will start from x0. x0 is always your lower bound a, right? जो हमारे केस में अभी 0 है. Then after x0, if you want to find the next point मतलब क्या कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कि जो इनिशियल लोअर बाउंड है हमारा इंटीग्रेशन का, उसमें हमको h ऐड करना है. मतलब वो कितने डिस्टेंस पर होगा? h डिस्टेंस पे. तो x0 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट x1 आएगा वो हमको कैसे मिलेगा? उसके लिए हमको x0 में क्या ऐड करना पड़ेगा? हमारे स्टेप साइज जितना डिस्टेंस, मतलब कि h. तो ये हो गया 1 इंटू h. सो दिस x1 इक्वल टू x0 प्लस 1 इंटू h विल गिव यू x1. तो मान लो अगर हमारा h का वैल्यू 0.1 होता है और x0 का वैल्यू अगर 0 है तो x1 क्या मिल जाएगा यहां पर? 0.1. नाउ सिमिलरली व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट x2 मतलब कौन सा पॉइंट? जो इनिशियल वैल्यू x0 से 2 स्टेप आगे है. स्टेप साइज क्या लेनी है हमें? 0.1. और अगर वो 2 स्टेप आगे है तो वो कैसे मिलेगा? x0 प्लस 2 इंटू h. तो ये हो गया 0.2. Similarly, if you want to calculate x3, that would be x0 plus 3 into h. So that would be 0.3, right? And so on. This way we can calculate the values of x. But if we want to implement this thing in computer program, we need to find a general logic. इसका कोई जनरल लॉजिक हमें ढूंढना पड़ेगा. तो कोई मुझे बताएगा कि अगर x1, x2, x3 इस तरह से कैलकुलेट हो रहे हैं तो मेरा xi कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपली पैटर्न देखो. यहां पर पैटर्न क्या है कि जो भी x का सफिक्स है वो यहां h में मल्टीप्लाई हो रहा है. x1 के लिए 1 इंटू h था, x2 के लिए 2 इंटू h था, x3 के लिए 3 इंटू h. सो कैन समवन टेल मी व्हाट शुड बी xi? xi क्या होना चाहिए? n plus 1. n कहां से आया? हमने तो i रखा है ना सफिक्स. सर स्टार्ट तो 0 से ही होगा ना. n नेचुरल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है ना. हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूं कि अगर हमारा x1 ऐसे मिला हमको x0 प्लस 1 इंटू एच, x0 प्लस 2 इंटू एच x2 के लिए, x3 के लिए x0 प्लस 3 इंटू एच, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? xi. Correct. It will be x0 plus I into h. Right? This will be the general formula for x value. अब ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग सारी x की वैल्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं. एंड दिस i, ये जो i है इसको हम लोग मैनेज करेंगे फ्रॉम for loop. So your for loop will be like this: for I equal to 0, I less than equal to n, and I plus plus, and inside for loop will take xi is equal to, what is the logic for generating the x value? This is the logic for generating x value. So we'll use that logic here. We'll take x0 plus I into h. So because of this logic, all the x values will be generated. पहले x0 generate होगा, then x1, then x2, then x3, and so on. Now these x values will be the input for function f of x, and because of f of x we'll get the values of y. तो वो भी हम लोग इसी में कैलकुलेट कर लेंगे यहीं पर. yi is equal to, yi कैसे मिलेगा? By giving xi as the input to function f. That means like this, f of xi. फंक्शन f ऑलरेडी हमने डिफाइन करके रखा है इन द कंप्यूटर प्रोग्राम. सो बिकॉज ऑफ दिस फॉर लूप, all the x values and all the y values will be calculated between the range 0 to n. जो भी n की वैल्यू होगी, अगर n इक्वल टू 1 है या 2 है या 3 है या 10 है, जो भी n की वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये x और y के वैल्यूज कैलकुलेट होंगी. सो दिस फॉर लूप विल टेक केयर ऑफ x एंड y वैल्यूज. नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला. चलो y के वैल्यूज तो हमको मिल गए इस फॉर लूप से. अब हमें करना क्या है इस फॉर्मूला में? ये सारे वैल्यूज का टोटल चाहिए हमको, दीज वैल्यूज. सो फर्स्ट टू वैल्यूज आर वेरी ऑब्वियस, y0 प्लस yn, वो तो डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल है, उनको ऐड कर देंगे. बट हियर वी हैव 2 टाइम्स ऑल द रिमेनिंग टर्म्स. तो वहां पर तो बहुत सारे y के वैल्यू एडिशन में है, तो उसका जो टोटल है वो हम लोग सेपरेटली कैलकुलेट करवा लेंगे और उसको हम लोग अलग वेरिएबल में सेव कर देंगे. विल गिव इट नेम सम वेरिएबल. एट सम, या चाहे आप और कुछ भी नाम दे सकते हो, बट यूजुअली क्योंकि टोटल है दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द नेम सम. तो सम में क्या क्या चीजें हैं? सम में y1 है, सम में y2 है, y3, y4 अप टू yn-1, इन सबका टोटल है. तो अगर मुझे ये टोटल पूरा बनाना है सम में, तो उसके लिए मुझे एक फॉर लूप लेना पड़ेगा, राइट, जो कि स्टार्ट कहां से होगा?
क्योंकि पहला टर्म इसमें 1 है तो i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, और लास्ट टर्म n-1 है तो वो कहां तक जाएगा, n-1 तक। तो सम की वैल्यू कैलकुलेट करवाने के लिए वी नीड टू टेक अ फोर लूप विच विल स्टार्ट फ्रॉम i इक्वल टू 1, i लेस देन n, क्योंकि इक्वल टू नहीं लिया तो वो n-1 तक जाएगा, i प्लस प्लस, and then when we need to take sum equal to sum plus y of I. So because of this for loop, what will happen, all the terms starting from y1 y2 up to yn-1, they will be added to some variable, right? पहले y1 ऐड होगा सम में, उसके बाद i इक्वल टू 2 के लिए y2 ऐड होगा, देन y3, देन y4 अप टू n-1 तक सारे टर्म इसमें ऐड हो जाएंगे। मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट है 2 टाइम्स, ये पूरा ब्रैकेट हमने किस में सेव कर लिया, सम वेरिएबल में। तो अभी फाइनल हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, इट इज h/2 into y0, that means first y value, then last y value yn, plus 2 times all the remaining term, and we have saved all the remaining terms in which variable, sum variable, so we need to take sum here, and that's it. This will be your final answer. अब ये फाइनल आंसर को सेव करने के लिए भी कोई वेरिएबल चाहिए होगा, तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, INTVAL, which is the short form of integration value. So we are saving the final answer in this variable integration value. बस उसके बाद हमें क्या करवाना, ये जो भी वैल्यू मिलेगा इस वेरिएबल में, we need to print that value as output, right? And that's it. The code is done for trapezoidal rule. So this is the logic of trapezoidal rule. First, you get the inputs from user. Then with the help of for loop, you generate x and y values. Then you make these summation. That means the total of y1 or y2 up to yn-1 in some variable. And then you apply the formula. And finally, you need to print the answer. So this is the process of trapezoidal rule. Now let's try to do the same thing in computer program. Let me show you the computer program of trapezoidal rule. I'll explain you the logic line by line, right? And then we'll run the code. Logic वही है जो अभी हमने यहाँ पर discuss किया. It is the same logic. So for that, let me share the full screen. Yes, so as you can see on your screen, this is the program of trapezoidal rule. Now let's try to understand this program line by line. So as you can see, first 3 lines, they are the standard packages of C library. Then after, we are defining the function f of x for which we want to do integration. Now here we want to do integration for function f of x equal to 1 upon 1 plus x. That's why we are defining this one. सबसे पहले plot function का type, then the type of input, and then we need to mention return. So here the function should return 1 upon 1 plus x, right? So we have defined the function here. Now if you change the function, that means if you change the example, then you need to change this function manually in your program, right? तो ये function आपको manually change करना पड़ेगा. Then after, let's define the variable. So we have 2 variables of the type integer I comma n, right? I is for the for loop and n is for the number of sub interval. N will be user defined value जो कि हमको user से मिलेगा. Then in float variables we are taking x0 and xn. x0 हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, for the lower limit of the integration, and xn we are taking for the upper limit of the integration. आप लोग चाहो तो a और b भी ले सकते हो, right? But we have taken x0 and xn for better understanding. Then we have h variable, which is for the step size. Then we have 2 one-dimensional arrays, x50 and y50. We have taken random size 50 here, right? Because 50 से ज्यादा डेटा मोस्टली होंगे नहीं, बट आप लोग चाहो तो इसका साइज ज्यादा भी ले सकते हो. You can take x100 and y100, that would be fine. So this will be your size. Then we have a variable sum. Why we are taking this sum variable? Because we need to take the total of all the remaining terms. मतलब y0 yn के अलावा जो remaining terms है उनको हमें ऐड करके एक वेरिएबल में सेव करना था. That's why we are introducing sum variable here. And then finally we have INTVAL, which is the short form of integration value, जिसमें कि हम लोग हमारा final answer सेव करेंगे.
So these many variables we need to execute the program. Now it's time to take the input from user. So first we are asking user to enter the value of a, जो कि x0 में जाएगा. Then we are asking user to enter the value of b, which will go to xn, and then we are asking user to enter the value of n, which will go to n. And using the values of x0, xn and n, we can calculate the h value. h का फॉर्मूला क्या है? b minus a upon n. तो अभी हमारे a और b के वैल्यू किस में सेव्ड है? x0 और xn में. तो h का फॉर्मूला क्या बनेगा? h is equal to xn minus x0 divided by n. Right? So we got the h value. Now we need to generate the x and y values. So as we have discussed on whiteboard, the logic of generating x and y value is this: xi equal to x0 plus ih, and then these x value will go to function f as input to generate the y value. So the same logic we have used here. We are running the loop from 0 to n. Xi is x0 plus I into h, then yi is equal to f of xi, and then with the help of this printf statement, we are printing the values of x and y. This is just for our reference, ताकि हमको पता चले कि सारे वैल्यू ठीक से कैलकुलेट हो रहे हैं कि नहीं. Then before we move to formula, first we need to calculate the total of the remaining terms, जो कि हमको sum में सेव करने हैं. So first of all, we'll initialize sum with 0 to avoid any garbage values. Then we'll run a for loop from I equal to 1 to n minus 1, and then we'll take sum equal to sum plus y of I. So because of this for loop, all the remaining terms will be saved in some variable. And finally, we need to implement the formula now. So what is the formula of trapezoidal rule? H by 2 into y0 plus yn plus 2 times all the remaining terms. But all the remaining terms are in some variable. That's why we have taken sum here. And after calculating the final value, then we are printing it with the help of printf statement. And that's it. Your trapezoidal program is done. So it is very simple and easy to understand program. Even logic wise, it is very easy. Now let's try to execute this code. Let's see what kind of output we have. But when we run this code and when we see the answer, how we can confirm that the answer is correct? हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर, उसका अगर हमको पहले से आंसर पता है, द करेक्ट आंसर, तभी तो हम अपने आउटपुट को मैच कर पाएंगे ना उससे. तो फर्स्ट पहले हमको वो इंटीग्रेशन करके देखना पड़ेगा एक बार कि आंसर क्या मिल रहा है, सो दैट वी कैन चेक वेदर द आउटपुट इज करेक्ट और नॉट. सो व्हाट इज दैट इंटीग्रेशन? वी आर टेकिंग इंटीग्रेशन 0 to 1 upon 1 plus x dx. सो इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं. लेट्स सी. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus x is ln 1 plus x. The limit is 0 to 1. For upper limit, it will be ln 1 plus 1 minus for lower limit, it will be ln 1 plus 0. So ln 1 plus 1 will be ln 2 minus ln 1 will be 0. So the final. Now, if you calculate the value of ln 2 from scientific calculator, then you can see that the value in decimals is 0.6931. ln 2 का जो वैल्यू है that would be 0.6931. मतलब अगर हमारा कोड अच्छे से काम कर रहा है, अगर वो सक्सेसफुली कैलकुलेशन कर रहा है, तो हमारा आंसर इसके करीब होना चाहिए एट 0.6931 के आसपास. सो लेट्स सी ऐसा आंसर मिल रहा है कि नहीं हम लोगों को. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. So let me enter a equal to 0, which is the lower limit, b equal to 1, which is upper limit, and now we need to enter the number of subintervals, मतलब की वैल्यू ऑफ n. अब आपका जो फाइनल आंसर का एक्यूरेसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो n के ऊपर डिपेंड करेगा. n की वैल्यू आप जितनी बड़ी लोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी. ये चीज अगर हम लोग चाहे तो हमारे प्रोग्राम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेशन काफी जल्दी से हो जाएगा. तो एक काम करते हैं, पहले n की छोटी वैल्यू से ट्राई करते हैं, फिर n की वैल्यू इंक्रीज करके देखेंगे कि आंसर में क्या फर्क पड़ता है. सो लेट मी स्टार्ट विथ n equal to 4. So when I give n equal to 4, as you can see, all the x and y values are calculated correctly, and the answer is 0.697024. अब एक्चुअल वैल्यू क्या थी इस इंटीग्रेशन की? 0.6931. तो कितने डिजिट मैच हुए हमारे आंसर के? सिर्फ 2 डिजिट. इसका मतलब n equal to 4 लेने से हमको कितना एक्यूरेसी मिल रहा है? 2 डेसिमल का एक्यूरेसी. सो वी हैव अचीव्ड 2 डेसिमल एक्यूरेसी हियर. नाउ लेट्स ट्राई टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n.
4 की बजाय अभी 10 लेके ट्राई करते हैं. So 0, 1 and n equal to 10. So all the x and y values are printed and the final answer is 0.693771. तो अभी कितने डेसिमल्स मैच हुए? 3 डेसिमल्स. So now the decimal accuracy is 3. तो पहले जब n equal to 4 लिया तब दो डेसिमल का एक्यूरेसी मिला. जब हमने n equal to 10 लिया तो 3 डेसिमल का एक्यूरेसी मिला. Now let's try to take n equal to 40. Let's see what happens. So 0, 1, n equal to 40. So finally the last value is 0.693186. So as you can see, all the 4 digits are matching. So now the decimal accuracy is 4. So when we increase the value of n, the accuracy in your answer will increase, which we can observe from these 3 outputs. Right? So that means the program is working correctly and it is giving us the correct output. Right? So that's the correct value and the program is also working correctly. So now I request all of you to take a screenshot of this code for your reference. Quickly take a screenshot and reply me in the chat box once it is done. Take screenshot and reply in the chat box quickly. Yes, quickly take the screenshot and reply. Okay, so I hope the screenshot is done now. Now, next, we need to convert this trapezoidal rule to Simpson 1/3. But in order to do that, first we need to understand what differences are there in trapezoidal rule and Simpson 1/3. If we understand those differences, then I think it would be very easy to convert the trapezoidal rule into Simpson 1/3. So let's go back to whiteboard and let's observe both the formula. Let's see what kind of differences are there. Trapezoidal. So integration a to b fx dx is equal to, it is h/2 y0 plus yn plus 2 times all the remaining terms. This is the formula of trapezoidal. Then the formula of Simpson 1/3 is h/3 then y0 plus yn plus 4 times all the y value with odd suffix, that means y1, y3, y5 and so on, plus 2 times all the y value with even suffix, that means y2, y4, y6 and so on. And that's it. These are the 2 formulas. Now you tell me which differences you can observe in both the formula visually. मतलब देखकर ही पता चल रहा है ऐसे डिफरेंस कौन कौन से हैं. टेल मी. जो दोनों फार्मूला में देखकर ही पता चल रहा है कि ये चीजें अलग अलग है दोनों में. चलो पहला मैं बता देता हूं. h/2 है ट्रेपेजोइडल में, so we need to replace h/2 with h/3. this will be our first change. सेकंड, और कुछ डिफरेंट लग रहा है क्या दोनों फार्मूला में? +4. Yes, +4 into odd values plus 2 into even. Correct. That means in trapezoidal rule, we just have a single bracket which is taking all the remaining values and we are saving all these remaining values in some variable because we have a single bracket. But in Simpson 1/3, the remaining values are divided in 2 categories, odd and even. तो यहां पर एक वेरिएबल से तो काम नहीं हो पाएगा. ये जो पहला ब्रैकेट है इसके लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा. सो लेट्स से इट इज sum1. और ये दूसरा ब्रैकेट जो है इसके लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा. सो दैट विल बी sum2. सो sum1 will save all the odd values and sum2 will save all the even values. So that will be our change to, instead of single variable sum, we need to introduce sum1 and sum2. Sum1 is the total of all odd values and sum2 will be the total of all the even values. So that's your second change. And now third, last and very important change. यहां पर हमारे पास दो हैं, sum1 and sum2 with odd and even. Now the main question is how we can separate the odd values and even values.
ठीक, हमें यहाँ पर वैल्यूज सेपरेट करना है, मतलब सफिक्स वाइज देखना है। जैसे y1 तो उसमें सफिक्स 1 है, y2 तो उसमें सफिक्स 2 है। तो सफिक्स हम लोग किससे मैनेज कर रहे हैं? i से मैनेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि i कब ऑड है और i कब इवन है। जब वो ऑड होगा तब वो सम 1 में जाना चाहिए, जब वो इवन है तो सम 2 में जाना चाहिए। सो नाउ इज देयर एनी लॉजिक इन योर माइंड व्हिच वी कैन यूज टू सेपरेट ऑड एंड इवन वैल्यूज? ऑड और इवन If को else, सेपरेट करने के लिए? यस, by using if else, if I equal I divide by 2 equal to 0, then correct. give in. Yes, that's correct logic. We need to use if else condition. So we'll do it like this. If, then we'll divide I, we'll take modulo division. Because when we take modulo division, it gives us the remainder. जो रिमाइंडर बचेगा वो देगा हमको। तो अगर कोई इवन नंबर है तो उसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ऑलवेज 0 ही रहेगा। और अगर कोई ऑड नंबर है तो उसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो मॉड्यूलो डिवीजन जब हम 2 से लेते हैं तो दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। अगर 0 मिलेगा तो वो इवन नंबर है, अगर 1 मिलेगा तो वो ऑड नंबर है। तो अगर ये 0 लेते हैं तो इसका मतलब वो i के लिए y की वैल्यू कहां पर जानी चाहिए? सम 2 में। सो विल डू इट लाइक दिस, सम 2 इज इक्वल टू सम 2 प्लस y ऑफ i। एंड एल्स पार्ट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो वो कहां जाना चाहिए? ऑड में। दैट मींस इन सम 1। So sum1 equal to sum1 plus y of I, right? And that's it. So by using this logic, we can separate odd and even suffix, and we can add them to sum1 and sum2. And finally, we need to implement sum1 and sum2 in the formula, and we'll get the answer. So this is third and important change which we need to make in the program. And after these three changes, your code will be converted to Simpson 1/3. तो चलो ये सारे चेंजेस करके देखते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव। सो एज यू कैन सी, दिस इज द कोड ऑफ ट्रेपेजोइडल and I want to convert it to Simpson 1/3. So first I need to use the option save as, because we'll save it by a new name. So save as, then let's save it with name Simpson 1/3. So we have saved the trapezoidal code with a new name, Simpson 1/3, so we can implement the changes. Now let's start with first change. सबसे पहला चेंज यहां पर होगा in sum variable. Instead of sum, now we need sum1 and sum2 both. So I'll take sum1 comma sum2, right? So we have introduced two variables, sum1 and sum2. So that's our change 1. बाकी सारी चीजें as it is रहेंगी. The inputs will be same, h formula will be same, the way we are generating x and y values, that will be same, and उसमें कोई change नहीं होगा. And here instead of sum equal to 0, we need to take sum1 equal to 0 and sum2 equal to 0. So we have initialized both the variables with 0. And now we need to use that if else condition to separate odd and even values. Odd value should go to sum1 and even value should go to sum2 inside the for loop. So let's use if condition. If I modulo division 2 equal to 0, then we need to update sum2 because it will be even value. So sum2 equal to sum2 plus y of I and a semicolon. So this is the formula for sum2, and else part, if this is not even, then it should go to sum1. So we have sum1 is equal to sum1 plus y of I. Yes, so finally we have separated odd and even values in sum1 and sum2. Now accordingly we need to change our formula. So in Simpson 1/3 we have h/3 here, so we need to make h/3. Then we have y0 plus yn plus 4 times all the odd value. अब odd value हमने किस में सेव किए हैं? sum1 में. So 4 times sum1 plus even value किस में है? sum2 में. So 2 times sum2, and that's it. That's the formula of Simpson 1/3. बस इतने ही चेंज करने हैं and your trapezoidal code will convert to Simpson 1/3. Right? Now let's try to validate this code by numerical example. So if we validate this, then let's see what we have. So again it is asking for a, that means lower limit which is 0,
upper limit is 1, and let's enter n equal to 10. As you can see, all 10 x and y values are printed, and the final answer is 0.6931. That means the final answer is matching with the value. हमको आंसर ऑलरेडी पता है इसका, तो उससे ये वैल्यू मैच हो रहा है. That means this program is also working correctly. That it is also matching here. So finally, we have completed the second practical as well for Simpson 1/3, and it is also working correctly. So now I request all of you to take a screenshot of this as well. इसका भी screenshot ले लो for your reference quickly, and leave a message in the chat box once the screenshot is done. Okay, so I think this screenshot is done. Right? So now it's your turn. What you need to do now, by using these screenshot, first you type the program of trapezoidal rule, then you run it successfully, validate by numerical example, then you convert the trapezoidal into Simpson 1/3 the way I have explained you. Right? Use the same changes and convert it to Simpson 1/3. Again, run that code, validate with numerical example, and finally you use Simpson 1/3 code to convert it to Simpson 3/8. Simpson 3/8 के लिए आप लोग क्या करोगे, वहां पर भी आपके पास दो ब्रैकेट्स रहेंगे, sum 1 and sum 2, बट वहां पर लॉजिक क्या रहेगा कि सारे तीन के मल्टीपल्स जो हैं वो sum 2 में जाएंगे एंड द रिमेनिंग टर्म्स विल गो टू sum 1. तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस कोड में जो आपने आई मॉड्यूलर डिवीजन 2 लिया था, वो 2 की बजाय आपको क्या कर देना है 3. दैट्स इट. तो इससे क्या होगा, तीन के मल्टीपल्स सारे जो हैं वो sum 2 में चले जाएंगे एंड द रिमेनिंग पार्ट विल गो टू sum 1. Right? तो ये एक चेंज आपको करना है एंड दैट्स इट. योर कोड विल बी कन्वर्टेड टू Simpson 3/8. एंड हाँ, फॉर्मूला भी चेंज करना पड़ेगा, 3h/8 करना पड़ेगा यहाँ पर, एंड द कोएफिशिएंट्स नीड्स टू बी चेंज एज पर द फॉर्मूला. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. तीनों प्रोग्राम आप लोगों को बनाने हैं, सक्सेसफुली रन करने हैं. राइट? एंड देन यू कैन लीव अ मैसेज इन द चैट बॉक्स दैट ऑल 3 प्रैक्टिकल्स आर डन. सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस and let me know once it is done.